देखो पिछले क्लास में हम लोग बातचीत बंद रहेगा सर। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ये H2O2 का, यहाँ देखो पिछले क्लास में H2O2 का हम लोग H2O2 का क्या पढ़े थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या तरीका से बनाने की विधि बताए थे, बोलो तो 5 तरीका से हम लोग H2O2 बनाते हैं। पांचों समझाया, बहुत अच्छा से लिखाया। 5 तरीका से हम लोग H2O2 बनाए नहीं, और फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, सब अलग अलग बताया था। और कोई किसी को याद है कि बोलो तो फैक्ट्री में यदि लार्ज स्केल पर H2O2 बनाना हो तो किस कंपाउंड से बनाते हैं, बोलो तो किसी को याद है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल को एयर से रिएक्शन करते, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल को एयर से रिएक्शन करके H2O2 बनता है। H2O2 को बनाने का विधि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ये है, ये देखो H2O2 का ये स्ट्रक्चर है, H2O2 का स्ट्रक्चर है। अब देखो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक टाइप होता है। देखिए ये कौन फेज है इसका, बोलो तो गैस फेज, और ये कौन फेज है, सॉलिड फेज। तो हम लोग कुछ पॉइंट को इसमें नोट कर लेते हैं। लिखो तो टॉपिक लिखिए, तो पहले लिखो, ये लिखो लिखो बॉन्ड एंगल, लिखो बॉन्ड एंगल, लिखो तो बॉन्ड एंगल, the angle between two bonds is called bond angle. The angle between two bonds is called bond angle. The angle between two bonds is called bond angle. लिखा, the angle between two bonds is called bond angle. दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। The angle between two bonds is called bond angle. लिखा, The angle between two bonds is called क्या, bond angle. अब लिखो आगे, लिखो डाइहेड्रल एंगल। ये देखो डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल, इसको डाइहेड्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। ये हुआ डाइहेड्रल एंगल, और देखो ये हुआ बॉन्ड एंगल, ये हुआ डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। ये हुआ बॉन्ड एंगल, ये हुआ डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। ये हुआ बॉन्ड एंगल, ये हुआ डाइहेड्रल एंगल। ये दो प्लेट के बीच का एंगल है, डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। और ये दो बॉन्ड के बीच का एंगल है, जिसको हम लोग बॉन्ड एंगल। तो आप लिख लो बॉन्ड एंगल। अब लिखो डाइहेड्रल एंगल किसको कहते हैं, लिखो द एंगल बिटवीन, लिखो द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज कॉल्ड, the angle between two planes is called dihedral angle. The angle between two planes is called dihedral angle. दो एंगल के बीच, तो दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। अब बॉन्ड एंगल किसको कहते हैं, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है। देखो ये OH बॉन्ड, O बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड और OH बॉन्ड, इसके बीच का जो एंगल हुआ ये बॉन्ड एंगल हुआ। और ये दो प्लेन खुली हुई किताब का तरह जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो एंगल होगा दो प्लेन के बीच में एंगल, उसको डाइहेड्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, बॉन्ड एंगल समझ गए और डाइहेड्रल एंगल समझ गए, ठीक है। अब हम लोग देखो इधर एक लाइन लिखो, H2O2 हैज ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। अच्छा बोलो तो, अरे एक बात सुनो बाबू, यहाँ देखो EV ओपन बुक है, EV क्या है, ओपन बुक है। एंगल में अंतर है। तो आप देखो लिखो H2O2 हैज ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर, लिखिएगा, मिटाना पड़ेगा, लिखो H2O2 हैज ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। H2O2 का खुली किताब का तरह स्ट्रक्चर होता है, खुला किताब की तरह स्ट्रक्चर होता है, खुला ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। बोलो पूछता है मेडिकल इंजीनियरिंग में कि किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ओपन बुक टाइप होता है, स्पेशल मॉलिक्यूल है H2O2, इसका खुली किताब की तरह होता है ये स्ट्रक्चर। एक ये चाहता है इस पेज में, एक पेज रहता है वर्टिकल इधर पे, एक ऊपर में रहता है, कहां रहता है, नीचे में। ये नीचे वाला प्लेन है, ये ऊपर वाला प्लेन। अब देखो इधर, अब यहां ध्यान दो, यहां देखो लिखो इन गैप लिखेंगे, यहां ध्यान दो, बैक बेंच ध्यान दो, इधर लिखोगे आप, देखो लिखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट गैसियस फेज स्ट्रक्चर। लिखो टॉपिक, लिखो इंफॉर्मेशन अबाउट, important information about gaseous phase structure, important information about gaseous phase structure, important informations about gaseous phase structure,
of H2O2. Important information about gaseous phase structure of H2O2. Important information about gaseous phase structure of H2O2. H2O2 के gaseous phase structure का हम लोग important information लेते हैं। तो बोलो इधर, बोलो तो एक मिनट सुनो, यहाँ देखो इधर बाबू बोलो था gaseous phase structure, इसमें बोलो देख के बताओ। अरे लिखो इन gaseous phase structure, लिखो पहला, लिखो यार डाइहेड्रल एंगल कितना, डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल बोलो, डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल कितना होता बोलो था, इसका गैसेस फेज कितना बोलो, 111.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा बोलो इसका बॉन्ड एंगल कितना बोलो, बॉन्ड एंगल 95 डिग्री, ठीक है, बॉन्ड एंगल 95 डिग्री। चलो हो गया। अब बोलो तो बॉन्ड लेंथ ऑफ OH बॉन्ड कितना, 95 किलोमीटर नहीं, पिकोमीटर, क्या होता है पिकोमीटर। तो देखो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड लेंथ ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता बोलता, OH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 95 पिकोमीटर, 95 पिकोमीटर, याद रहेगा 95 डिग्री है और 95 पिकोमीटर, ये पिकोमीटर हो गया। अब बोलो यहाँ सुनो, आप बोलो तो अब जाओ, अच्छा एक और को बताना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ O बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ O बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना पिकोमीटर होता, कितना 147 पिकोमीटर, 147 पिकोमीटर, ठीक है। अब चलो ये कौन फेज का हुआ बोलता, कौन फेज हुआ, ये गैस फेज। जब H2O2 को हम गर्म करके गैसियस फेज में ले जाएंगे, ठीक है। और जब इसको जमा के बर्फ फ्रीज में रख के बर्फ टाइप बना देंगे, आइस टाइप बना देंगे, सॉलिड बना देंगे, तब इसका लिखो। अब सुनो तक तुम लोग बोला था, अब इसी को लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट, लिखे स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इन कौन फेज, सॉलिड फेज, लिखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट, नोट कर लिया सब। अब देखो पहले हम सबको याद करवा देंगे टोटल, और उसके बाद कारण समझाएंगे किस कारण से ऐसा, कॉज भी बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉज भी बताएंगे। या ये समझ गए। अब देखो अब इसको कॉज से भी एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। यहाँ देखो बोर्ड पर, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो तो अरे बाबू जो लाइन इसमें लिखा है ना वही इसमें लिखो, तो अपने से नहीं लिख पाएगा, लिखो तो क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, आपको मदद करते हैं। यहाँ देखो बोर्ड पर, यहाँ देखो चार, इसको मिटाएं, इसको भी मिटाएं। अब आओ पिकोमीटर सभी आप समझ गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। देखो इसमें क्या लिखेंगे बोलो तो, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखे हैं बोलो तो, डाइहेड्रल एंगल, बोलो इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना है, कौन फेज में, सॉलिड फेज, कौन फेज है, सॉलिड फेज, सॉलिड फेज में बोलो डाइहेड्रल एंगल कितना, डाइहेड्रल एंगल, बातचीत नहीं, डाइहेड्रल एंगल कितना बोलो इसका, सॉलिड फेज में कितना, 90.2 डिग्री, लगभग 90 डिग्री होता है, जब एकदम वर्टिकल टाइप का सॉलिड फेज 90.2 डिग्री। अब बोलो इसका, बोलो तो इसमें बोलो तो बॉन्ड एंगल कितना है इसका, बॉन्ड एंगल कितना है बोलो, बॉन्ड एंगल एंगल कितना बोलो तो इसमें कौन पे, 101.5 डिग्री, 101.5 डिग्री। और बोलो बॉन्ड लेंथ कितना, बॉन्ड एंगल हो गया, डायहेड्रल एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ ऑफ OH बॉन्ड, बॉन्ड अब बातचीत कर रहा, ध्यान दे रहा, नहीं दे रहा, बॉन्ड लेंथ ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ कितना पिकोमीटर होता है बोलता, OH का 90, OH बॉन्ड का 98 पिकोमीटर, 98
98 पिकोमीटर, 98 पिकोमीटर हो गया। और बॉन्ड लेंथ ऑफ ओ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ ओ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ ओ बॉन्ड में कितना हो जाएगा बोलते हैं 145 पिकोमीटर, 145 पिकोमीटर है, 145 पिकोमीटर। अब जब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों को कारण समझ लेते हैं, बस वो इसको देखो, इसको कारण को समझते हैं। देखो कारण समझोगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा। कारण समझो, देखो इधर यहाँ ध्यान दो सर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक बात समझो, हम लोग जो सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे यहाँ ध्यान दो, डस्टर देखे हो, डस्टर मिटाने वाला बोर्ड पर जो व्हाइट डस्टर होता है, तो देखो इधर ब्रह्मांड में जितना सॉलिड है, इधर बातचीत बैक में नहीं ध्यान दे रहा है तो फिर कुछ याद नहीं। ब्रह्मांड में जितना सॉलिड है वो 7 स्ट्रक्चर से बना, 7 स्ट्रक्चर, ऑर्थोरॉम्बिक, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल। इसका स्ट्रक्चर है डस्टर टाइप, लास्ट में जब सॉलिड बनाते हैं ना तो डस्टर टाइप होता है। तो डस्टर में बॉन्ड एंगल कितना था 90 डिग्री, प्लेन का दो प्लेन ये 90 डिग्री। इसका स्ट्रक्चर लास्ट में जब देखो ना डस्टर देखा ना मिटाने वाला, वैसा स्ट्रक्चर सॉलिड बना, जैसे आइस का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बताया थे कल पिछले क्लास में। आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, इसका डस्टर टाइप होता है। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, लगभग कितना डिग्री 90 डिग्री। डायहेड्रल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब देखो डायहेड्रल एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखो इधर सुनो, इधर एक मिनट, जब सॉलिड स्टेट में यहाँ देखो, जब किसी चीज को ठंडा करते हैं ना, और जब वो सॉलिड स्टेट में आता है तो बैक क्लास में पता है कि मॉलिक्यूल में 3 तरह का वाइब्रेशन होता है। देखो इसको कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन, ऐसे कांपते रहता है एटम मॉलिक्यूल में, वाइब्रेशनल मोशन। ऐसे नाचते भी रहता है, कौन मोशन करते हैं, रोटेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल मोशन, गैस रहेगा इधर चलेगा दोनों, इधर चलेगा दोनों, ट्रांसलेशनल मोशन। तो गैसियस फेज में मॉलिक्यूल में 3 मोशन होते हैं, वाइब्रेशनल ऐसे ऐसे कांपते रहता है, रोटेशनल और क्या होता है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल दोनों ऐसे चलेगा, ट्रांसलेशनल। अच्छा, सॉलिड स्टेट में एक ही मोशन होता है, कौन सी, वाइब्रेशनल। तो देखो अब यहाँ देखो, जब हम ठंडा करेंगे किसी को, यहाँ देखो प्लीज ध्यान से देखो, जब हम ठंडा करेंगे किसी चीज को तो उसका केवल कौन मोशन बचेगा, वाइब्रेशनल। नजदीक आएगा, ठंडा करने पर मॉलिक्यूल क्या आता है, नजदीक आता है। तो देखो यहाँ देखो तो कितना पिकोमीटर है 145, और गैस में कितना बोलता है, समझ में आ गया, गैसियस फेज में कितना पिकोमीटर 147, इसमें कितना 145। जब हम लोग सॉलिड, इसको सॉलिड मिले हैं तो सॉलिड में केवल सुना जाए कौन मोशन चालू रहेगा, वाइब्रेशनल। रोटेशनल बंद हो गया, ट्रांसलेशनल बंद हो गया, और जैसे किसी को ठंडा करते हैं तो नजदीक आने लगता है। देखो जाड़ा में आप लोग एक बेंच पर 5 आदमी 7 आदमी बैठ जाएगा, लेकिन बहुत गर्मी हो तो है ना 3 ही आदमी पे टेंशन आ है, क्या डिस्टेंस बढ़ाना चाहता है मॉलिक्यूल। जब गर्म करते हैं ना तो मॉलिक्यूल दूर जाना चाहता है, ठंडा करते हैं तो नजदीक आना चाहता है। ये समझ में आया, बोलो कितना पिकोमीटर, कितना बोलो 145। इसमें कौन चीज 147, समझ में आ गया। बोलो गैस फेज में मॉलिक्यूल वाइब्रेशन बड़ा लंबा वाइब्रेशन, जैसे गर्म करेंगे ना तो दूर दूर जाने लगेगा, ठंडा करेंगे तो हल्का हिलेगा, ऐसे तो दूरी कम हो जाएगी। बोलो समझ में आ गया, बोलो तो कितना पिकोमीटर, अरे कितने, अभी हम पूछते हैं ये कितना पिकोमीटर 145, ये कितना 147 कौन फेज में है, गैस फेज में। काय के मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन बड़ा बड़ा दूर तक जाएगा। अच्छा सुनो था, वाइब्रेशनल मोशन सॉलिड में होता है, और लिक्विड में वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल होता है, और गैस में तीनों मोशन फास्ट और तो गैस में दूर दूर तक जाएगा ऐसे, तो क्या होगा दूरी बढ़ जाएगा। तो देखो सही में दूरी कितना बढ़ा हुआ है इसका, बोलो कि वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसलिए 147 लिखो। ये समझ में आया, बोलो तो गैस फेज में कितना पिकोमीटर 147, और इसका अब सॉलिड फेज में कितना 145। जब सॉलिड कब बनेगा, जब फ्रिज में रखोगे सॉलिड बनेगा, ठंडा करेंगे पानी को, जब फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ बनता है, वैसे H2O2 को भी रखेंगे तो उसका सॉलिड बन जाएगा। तो बोलो ये समझ में आ गया, बोलो आचार्य बोलो तो ये क्यों घट गया 145 क्यों हो गया, 147 से 145 क्यों हो गया, बोलो जब ठंडा करेंगे तभी बर्फ बनेगा, ठंडा करेंगे तो वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा, और गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसीलिए 147 150 समझ आ गया। अब चलो अगला पॉइंट बता, देखो इधर ध्यान दो सर, यहाँ देखो 1 मिनट, H2O में बॉन्ड लेंथ कितना होता है, सुना जाए H2O में बॉन्ड लेंथ कितना होता है, H2O में बॉन्ड लेंथ
H2O में बॉन्ड लेंथ O का OH बॉन्ड लेंथ कितना पता है 96 पिकोमीटर। 1 मीटर कितना मीटर होता है? अब देखो H2O2 में कितना होता है 95 पिकोमीटर। अब देखो अच्छा एक बात सुनो, अब इसकी कहानी बताते हैं, ये 95 क्यों हो गया, इसमें 96 क्यों हो गया? एक मिनट ध्यान दो, बहुत ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगा, हम सब कुछ समझा देंगे। IIT एम्स करना है, देखो बच्चा बात को अब सुनो, तुमको अब IIT एम्स करना है तो कांसेप्ट को क्लियर समझना, अब विजुअलाइज करना पड़ेगा फैक्ट है क्या। अब देखो यहाँ देखो, तुमको जो अच्छे बच्चे हैं उनको समझ में आ गया कि 147 क्यों, ये बोलो था O बॉन्ड H2O2 में गैसियस फेज में कितना पिकोमीटर रहेगा 147 पिकोमीटर, और यही जब सॉलिड फेज में लाएंगे तो कितना हो जाता है 145। कारण तुम समझ गया, सॉलिड जब करेंगे तो माने रोटेशनल मोशन बंद हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन बंद हो जाएगा, केवल वाइब्रेशनल मोशन होगा। स्लो होगा कि फास्ट होगा? स्लो हो जाएगा। ठंडा करने पर स्लो हो जाएगा, गर्म करेंगे फास्ट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो बोलो ये बात तो तुमको समझ में आ गया। 147 समझ जाने के बाद है ना बहुत दिन याद है 147 क्यों है। अब तुम उल्टा भी नहीं बोलोगे, सही बोलोगे, बोलता गैस फेज में कितना पिकोमीटर 147, और यहाँ देखो और सॉलिड फेज में कितना 145। समझ में आ गया। अब हम तुमको इसका सब समझा देंगे, देखो यार पूरी बात समझ में आ जाए। यहाँ देखो था वाटर में बॉन्ड लेंथ कितना 96 पिकोमीटर। आप देखो इसका कौन फेज में, बोलता है गैस फेज में कितना हो गया 95 पिका, और इसका इसमें देखो और कौन फेज में, इसका सॉलिड फेज में 98 पिकोमीटर। अब इसका कारण समझाते हैं, तो चार बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे उनको समझ में जरूर आ जाएगा, जो लोग नहीं ध्यान देगा उसको तो IIT का कांसेप्ट है। एम्स के लिए क्या बताते हैं सुनो, IIT और एम्स और ISC का सिलेबस एक ही है NCERT। ऐसा तुम समझ लो, BSc का क्वेश्चन थोड़ा पूछता है IIT, इंटर का ही क्वेश्चन पूछता, लेकिन जो 13 पॉइंट है वहां पर तुम्हारा स्पष्ट हुआ कि नहीं। अब H2O2 से पूछेगा, इंटर का एक भी बच्चा सही डॉक्टर नहीं याद रहेगा, बहुत दिक्कत होती है उसको, कमजोर बच्चे को। लेकिन जो IIT करना है पहले से कसम खा लिया कि या तो डॉक्टर बनना है इंजीनियर में, तो जो टीचर बताते हैं एक एक चीज को समझो। और यहाँ देखो इनऑर्गेनिक होते हुए भी हम हर चीज का एक्सप्लेनेशन कर देंगे, जो जिससे तुम्हारा भी क्लियर हो जाए, यूट्यूब पर कोई पढ़ रहा है उसको भी स्पष्ट हो जाए। देखो यहाँ बोर्ड पर, अब यहाँ देखो 145 और 147 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलो तो इसका 147 क्यों है, क्यों है 147? क्यों कौन फेज में है, गैसियस फेज है, तो गर्म होगा तो एम्पलीट्यूड का दूर कर जाएगा। और 145 क्यों हो जाता है, क्योंकि जब सॉलिड फेज में है वाइब्रेशनल भी होगा, स्लो होगा, गर्म करेंगे थोड़ा बढ़ेगा, पानी में और बढ़ेगा, गैस में और बढ़ जाएगा, इसलिए हो जाता है। अब देखो इस तीनों बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर करते हैं। पानी में इसका बॉन्ड लेंथ कितना पिकोमीटर होता है, वो 96, और जब इसको हम गैसियस फेज में ले जाते हैं तो क्या होता है बोलता 95, और जब इसका हम बर्फ बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं तो 98। अब देखो इसको समझाते हैं। एक पढ़ाए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या पढ़ाया था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ गड़बड़ करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सब गड़बड़ है। गैसियस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मर जाता है, खत्म हो जाता है, मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाता है। कौन फेज में, गैसियस फेज में। तो ये गैसियस फेज में है, देखो इधर कौन, ये कौन फेज में है, गैसियस फेज में है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इस बॉन्ड को थोड़ा बढ़ा देता। क्यों बढ़ा देता, उसका भी कारण है, बता दूं, देखो कैसे बढ़ा देता है। याद देखो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। क्या है कि जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, देखो यहाँ बोर्ड पर समझाते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं समझ जाओगे, जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है समझ जाओगे। वाटर का स्रोत है ये, जो देखो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाए थे कैसे, डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, O आएगा, H आएगा, डेल्टा प्लस और 2 डेल्टा माइनस हो गया। और देखो प्लस और माइनस को खींचता है ना, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब तुम बोलो तो पहले OH यहाँ था, अब इसको EO भी खींच रहा है, तो इधर खींच देगा तो थोड़ा लंबाई नहीं बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया, कौन बॉन्डिंग हो गया यहाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्लीज याद है बैक बेंच, चले इधर बोर्ड पर देखते रहो, 1 घंटा तो देखना है। आता है जब या भी ये पूछ रहा है ना कि IAC में बिना मेहनत किए बढ़िया नंबर ले आओगे, पास करोगे, संभव नहीं, बहुत कठिन चीज है। अब बार-बार करें, यही चीज बच्चा सब IIT वाला समझ जाता है काहे बढ़ गया। अब बोलता तुमको उसको याद भी रहेगा। अब देखो यहाँ कौन बॉन्डिंग हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी का सूरज है, पानी के वेपर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, लिक्विड वाटर में होगा, आइस में और मजबूत होगा।
और बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, इसका H को इसका O, इस पर डेल्टा प्लस है, तो क्या है डेल्टा माइनस, ये इसको प्लस माइनस खींचता है। अब देखो यह सुनो, पहले इस H को कोई नहीं खींच रहा था, तो ये खींचे हुए था, नजदीक में था, अब तो इसको ये खींचने लगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जितना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गया बात को? तो बोलो वाटर जब गैसियस फेज में रहेगा, गैसियस फेज में, तो उसका बॉन्ड लेंथ 95 पिकोमीटर रहेगा, लेकिन जब उसको हम लिक्विड में लाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगता है, तो देखो तब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 96 होगी। अब देखो यहां देखो, एक मिनट प्लीज ध्यान दो, यहां ये कौन फेज है, यहां गैसियस फेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ गैसियस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, सब मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर देता है। कौन फेज में, गैसियस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, सब अलग होता है। तो देखो, तो यहाँ देखो, तो अब तुम समझो, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा तो एक थोड़ा इधर क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा, तो बॉन्डिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो जो समझ रहा है एक ही तक समझ रहा है, नहीं समझ रहा तो एक बार फिर तुमको दोबारा IIT देना पड़ेगा, इंटर पास करोगे, IIT में फेल करोगे एक बार, ठीक परीक्षा, अब ये समझ जाओगे, अभी तो फिर अगली बार क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझना पड़ेगा कि बॉन्डिंग क्यों हो रहा है, ये कौन बॉन्डिंग हो रहा है, बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आज बोलो तो गैस रहेगा तो हाइड्रोजन टूट जाता है, तो ये खत्म हो गया, तो अभी केवल यही खींच रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो देखो गैसियस फेज में कितना है बॉन्ड लेंथ है, बोलता 95 पिकोमीटर, और जब इसका सॉलिड करते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कौन बॉन्डिंग के कारण, बोलता इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या सॉलिड लिक्विड में गैस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म, सब खत्म, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को कोई मतलब नहीं है। लिक्विड में मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है और सॉलिड में और जोर से पकड़ लेता है। देखो यार ये कितने लोगों को समझ में आएगा, बोलो तो पानी में, बोलो तो पानी में कितना है 96, अब बोलो इसके गैसेस में क्या है 95, अब पानी का भी गैसेस लेंगे ना तो कितना हो जाएगा 95, पानी का भी गैसेस में लेंगे तो 95। तो गैसेस बोलो तो गैसेस में कौन बॉन्डिंग नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मर जाता है, खत्म हो जाता है, और गैसियस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म। इसीलिए देखो बोलो तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, कितना पिकोमीटर 95, और सुनो इसका सॉलिड में कितना हो गया बॉन्ड लेंथ 98। अच्छा बोलो सॉलिड में कौन बॉन्डिंग हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। लिख लो इस बात को, लिखोगा बॉन्ड लिख लो, नोट कर लो, लिखो ऐसे सुनो इधर, यहाँ बोलो बॉन्ड लेंथ किसका बढ़ गया, सॉलिड फेज का OH बॉन्ड लेंथ यहाँ कितना है 98, यहाँ कितना है, काहे बढ़ा, कहेंगे इसमें कौन बॉन्डिंग हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, और गैसियस फेज में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं होता। देख लाइन लिख लेते हैं ये बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग becomes vanish in कौन फेज, गैसियस फेज, and becomes stronger in कौन फेज, सॉलिड फेज, और लिक्विड फेज में बीच में रहेगा, सॉलिड फेज में। तो यहाँ देखो हम लोग कारण समझ गए हैं, तो लिखते हैं इस बात को, समझ लो इसको, लिखो लिखेंगे ऐसे एक लाइन लिखो, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, कौन फेज का, OH बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसका है, सॉलिड फेज का है, कौन बॉन्ड के कारण। तो लिखो बॉन्ड लेंथ, लिखो बॉन्ड लेंथ ऑफ OH बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ OH बॉन्ड, समझ में आ गया, बॉन्ड लेंथ ऑफ OH बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ OH बॉन्ड, bond length of OH bond is larger in solid phase, bond length of OH bond is larger in solid phase, bond length of OH bond is larger in solid phase, ठीक है, bond length of OH bond is larger in कौन phase, solid phase, due to कौन bonding बोलता, due to intermolecular hydrogen bonding, 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 ठीक है, लिख लिया। आप लोगों को एक सूचना दे रहे हैं, सुनो बाबू, इसमें 12th के बच्चे भी एक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोग एक सूचना दे रहे हैं आप लोगों को कि 10 बजे से 11th का 10 बजे तक चलता है क्लास, 10 साढ़े 10 तक, साढ़े 10 के बाद जब खत्म हो जाएगा क्लास तो सॉलिड स्टेट हम 12th का चैप्टर शुरू करेंगे, 12th वाले बच्चों का। यदि कोई परिचित हो और YouTube पर उसको पढ़ना हो, तो देखो अभी 11th का दे रहे हैं, तो आप लोगों का मैसेज आ रहा है सर परीक्षा 12th का होने वाला है, 12th का शुरू करिए,
है ना, जो बच्चा 11th वाला देख रहा है, 12th वाला बराबर 12th वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ऐसा ही 12th वाले बच्चों के लिए शुरू करिए, तो 12th का भी शुरू करना पड़ेगा। तो 12th का भी चूंकि सर हम लोग नए बीच में बंद कर दिए थे, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो 12th का भी बैच हम शुरू करेंगे 10 क्या कहते हैं 10 बजे के बाद, जब आप लोग का बैच खत्म होगा ना, तो 12th के बच्चों का भी केमिस्ट्री शुरू, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, जो यहाँ ध्यान दो, पूरा बात आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलो हम अब एक बात बताओ, सबको हम समझाना चाह रहे हैं, फाइनल बात देख लो इधर, फाइनल पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो, जो ये देखो ये सॉलिड फेज में, अरे बाबू सुनो, सॉलिड फेज में बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ गया, इसका क्यों बढ़ा, कौन बॉन्डिंग के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, देखो फिगर में देखो तो, ये O पर डेल्टा माइनस का H का E से H को इधर खींच देगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो बोलो ये हो गया। अब अगला पॉइंट यहाँ ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया। सुनो इधर, ये बॉन्ड लेंथ समझ गए, दोनों बॉन्ड लेंथ एक में 147, इसमें क्या होता है, ठंडा में क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन कम हो जाता है, इसलिए 145, इसमें कितना 147। बॉन्ड एंगल भी समझ गया, डायहेड्रल एंगल भी समझ गया। अच्छा सुनो इधर एक मिनट, ऐसे याद रहेगा, अरे गैसियस फेज में डायहेड्रल एंगल कितना है बोला था, डायहेड्रल एंगल कितना है गैसियस फेज में, डायहेड्रल एंगल कितना है 111, और यहाँ कितना है 90। ऐसा क्यों होता है, गैसियस फेज में है ना मॉलिक्यूल लूज हो जाता है, और सॉलिड फेज में फोर्स स्ट्रांग होता है, इसलिए बॉन्ड डायहेड्रल एंगल भी घटता है 90, है ना। तो ये था आज हम लोग सीखे किसका, स्ट्रक्चर ऑफ कौन सी, H2O2। अब लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2, लिखो जल्दी आज खत्म करेंगे, 5 लाइन लिखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। बेटा इसको समझा दिया बॉन्ड एंगल, देखो इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। देखो अभी हम लोग केमिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं, 12th का सिलेबस, फिर इसमें है ना शुरू हो जाएगा, जब 12th वाले बच्चे आ जाएंगे पूरा, तो उसको हम लोग उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब करेंगे। पहले केमिस्ट्री शुरू करते हैं 10 बजे से, और फिर सब शुरू करेंगे, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, बायोलॉजी तो हो रहा है, कल भी तो हुआ है, डेली हो रहा है। आप पढ़ोगे इंटरेस्ट लेके तब ना, मान लिया बायोलॉजी एक्स्ट्रा में भी रखना है तो पढ़ो डेली, एक्स्ट्रा भी रखना है तो डेली पढ़ा। देखो आप सुनो याद दो, मैथ पढ़ रहे हैं ठीक है, मैथ में 2 चांस होगा, अब मेडिकल में आपको 3-4 चांस देता है, समझ गए ना। बायोलॉजी एक्स्ट्रा पढ़ने पर घाटा नहीं है, फायदा होगा, जीएनएम होता है, एएनएम होता है, उसमें मैथ वाला अपने लेता है, गर्ल्स के लिए बहुत फायदा है, जीएनएम एएनएम बाद में करना होगा, इंटर किया होगा ना, बायोलॉजी रहेगा तो जीएनएम में हो जाएगा, एएनएम में, बीएससी नर्सिंग में हो जाएगा, है ना। अरे डॉक्टर का छोटा जो नर्सिंग में भी बहुत पेमेंट आता है, बीएससी नर्सिंग होता है, उसमें 3 लाख 4 लाख देके नाम लिखाता है, समझ गए। तो बायोलॉजी आपका रहेगा तो बेनिफिट है, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लोगे तो भी होगा, मैथ भी पढ़ो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी, समझ गए ना, बहुत फायदा होगा। मान लो तुम यदि जीएनएम करना चाहते हो तो बायोलॉजी चाहिए, एएनएम करना चाहते हो तो भी बायोलॉजी चाहिए, डॉक्टर बनना चाहते हो तो भी बायोलॉजी चाहिए, ए बैक बेंच। इसलिए जो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेते हैं बायोलॉजी पढ़िए, अच्छा आगे लाइफ उसका स्कोप बढ़ जाएगा, समझ गए ना। मान लो इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, जिसका इंजीनियरिंग जीएनएम, अच्छा सुनो यार, मैथ वाला को एएनएम जीएनएम करने में दिक्कत है, बायोलॉजी वाला तुरंत भी एएनएम से। अब देखो आगे देखो था, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, जल्दी जल्दी लिखो, पढ़ाई वाली लिखो जरा, फटाफट लिख के खत्म करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ देखो एक मिनट, इसका सुनो, H2O2 का कलर पानी की तरह ही कलरलेस होता है, लेकिन ये स्लाइटली है ना ब्लू कलर, ब्लूइश कलर, एकदम हल्का ब्लू, देखिए हल्का ब्लू। अरे सुनो यार, H2O2 का कलर पूछेगा तो कहेंगे कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, लेकिन स्लाइटली कैसा कलर दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर। यदि बात ऑप्शन में दे दे, यहाँ देखो यार, आप कलर दे रेड, ब्लू और ऑरेंज ये सब दे दे तो कौन कलर मारेंगे, ब्लू मारेंगे। यदि कलरलेस है तो सबसे ज्यादा अच्छा है, कलरलेस है ऑप्शन में तो कलरलेस ऑप्शन होगा, लेकिन यदि दे दे ब्लू, रेड, ऑरेंज ये सब दे दे तो किसमें मारेंगे, ब्लू कलर। तो लिखो इट इज, लिखो कलरलेस लिक्विड हैविंग स्लाइटली ब्लू कलर, ठीक है।
लाइट ब्लू। देखो इट इज कलरलेस लिक्विड, लिखेंगे इट इज ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड, इट इज ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड, इट इज देखो इट इज ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड निकाल। अपोस्ट में को लाइट ब्लू रहता है, हल्का ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन यदि कलर में दे देगा तो ब्लू वाला मानेंगे, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट ऑप्शन कलरलेस रहेगा तो ऑप्शन पहला कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस नहीं दिया अलग कलर दे देगा तब क्या मानेंगे, लाइट ब्लू कलर रहता है, ठीक है। देखो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अरे अच्छा सुनो ध्यान सुनो, मिट्टी तेल पानी में सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल होता है? इनसॉल्युबल। मिट्टी तेल पानी में नहीं घुलेगा, दूध क्या होता है? अरे मिल्क पानी में क्या है, सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? अच्छा सुनो यार, स्लाइटली सॉल्युबल कि हाईली सॉल्युबल? हाईली। कितना दूध में कितना पानी मिला दो, दोनों घुल जाएगा, समझ गए ना। अब 5 लीटर में 500 लीटर पानी मिला तो भी घुल जाएगा, और 5 लीटर पानी को 500 लीटर दूध में मिला तो भी घुल जाएगा। तो ये हाईली सॉल्युबल होगा। जैसे दूध पानी मिलता है ना, मिट्टी तेल और वाटर इनसॉल्युबल नहीं मिलेगा, लेकिन पानी या दूध क्या होता है, मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन बताए हैं, पानी क्यों प्रॉपर्टी बताते हैं, फाइनल पानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को घुलाता है, कौन बॉन्डिंग करके, हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे पीछे पढ़ाए हैं, वाटर का प्रॉपर्टी पढ़ाए। दो टॉपिक हमको पढ़ना है, वाटर और H2O। वाटर पढ़ा दिया पहले, अब पढ़ा रहे हैं H2O। H2O लिखो, पानी में बोलो कम। अरे वाटर और केरोसिन ऑयल सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? लेकिन बोलो वाटर और मिल्क क्या होता है, हाईली सॉल्युबल। लिखो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। लिखो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली soluble in water, it is highly soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding, due to formation of intermolecular hydrogen bonding, molecular H bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। यहाँ देखो इधर। अच्छा एक बोलो, अच्छा एक मिनट सुनो, एक मिनट बोलो तो। अरे मधु और पानी में विस्कोसिटी किसका जाती है, कौन जिसका जाती है? मधु नहीं, चलने में दिक्कत होगा उसमें। सुनो यार, एक मिनट सुनो, पानी से ज्यादा विस्कस H2O होता है, H2O से ज्यादा विस्कस मधु होता है। बुझेगा, विस्कोसिटी के कारण मेरा पानी का विस्कोसिटी कम होता है, उससे ज्यादा होता है ये इसको इसका H2O होगा। H2O से ज्यादा होता है अधिक का मधु का यानी। तो बोलो ये बोलो तो इसका विस्कोसिटी पानी से कम होता है क्या? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का एक्सटेंट क्या है, ज्यादा है, इसलिए तो लिखेंगे आप। लिखो तो लिखेंगे इट इज मोर विस्कस देन वाटर, it is more viscous than water, it is more viscous than water। देखो it is more viscous than water, it is more viscous than water, पानी से ये ज्यादा विस्कस होता है। देखो ध्यान, यहाँ देखो इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है ड्यू टू लार्जर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ larger extent of hydrogen bonding, due to formation of larger extent of hydrogen bonding, due to formation of larger extent of hydrogen bonding, due to formation of larger extent of hydrogen bonding। देखा, due to formation of larger extent of hydrogen bonding। क्योंकि सर आ गए बहुत देर से, अभी आज हम लोग यहीं रुकते हैं। सुना जाए कुछ प्रॉपर्टी इसका हम लोग कल पढ़ा के तो आगे टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। आज आप लोग यहीं पढ़िए, पूरा मन से पढ़ो, सब शांति से। अभी सर आए हैं फिजिक्स वाले, बहुत देर से सर आए हैं, हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं, कल फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज तो टाइम हम लोग का शुरू में ही थोड़ा सा समय ये हो गया, कल से ये सब पूरा सिस्टम पहले से किया गया। इसको बाद इधर है, इसको निकालो तो ये छोटू, इसको निकालो।